आज हम जो है टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जितने टैक्स इंटरेस्टिंग है आज, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़नी है, अभी बेसिक्स पढ़नी है कि टैक्स होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हमने पढ़ने हैं। तो आज ज़रा थ्योरेटिकल है, और क्योंकि पेपर में जो है इसकी टेस्टिंग क्रैमिंग के तौर पे होती है, यानी कि आपने एज इट इज़ याद करनी चाहिए, तो हम बुक से जो है इसको आपको मैं पढ़ाऊंगा भी और मार्क भी करा दूंगा कि जो भी चीज़ें आपने याद करनी होगी। चैप्टर 1 बेसिक्स है, वो हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये बुक अवेलेबल है, ऑनलाइन सॉफ्ट में होंगी? यस सर, पीडीएफ फॉर्म में। पीडीएफ फॉर्म में? अच्छा, इसको हार्ड में भी जरूर जो है वो आई कैप से ले लीजिएगा। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। टैक्सेशन, टैक्स हमने कल भी उसका एक इंट्रोडक्शन सा लिया था। टैक्स बेसिकली एक सिस्टम है टैक्सेशन, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो अपना रेवेन्यू कलेक्ट करती है और उसको अपने एक्सपेंडिचर्स या अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के लिए उसको इस्तेमाल करती है। ये जो डेफिनेशन है, ये कोई पेट डेफिनेशन नहीं है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने 3 डेफिनेशन दी हुई हैं। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती हैं, ठीक है? तो ये याद करने के लिए नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है सिर्फ, टेक्स्ट की डेफिनेशन। अच्छा, इसके बाद अच्छा, अब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ही गवर्नमेंट के होते हैं टैक्स को, वो टैक्स के जो टूल है उसको अपने नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी इस्तेमाल करती है। ये लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन ने पूछा होगा। नॉन नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उसके? फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू टू रन एंड एडमिनिस्टर गवर्नमेंट, वो अपनी गवर्नमेंट के जो सिस्टम है उसको चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टू यूज एज अ टूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज, वो अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें कुछ आपको बेनिफिट्स देगी, कहीं पे आपको पेनल्टीज लगाएगी। फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वो नेशन वाइड अमीर और गरीब के दरमियान फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए इसको इस्तेमाल करती है। अच्छा, ये तो थे इसके गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑपरेशन। इसके अलावा वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी टैक्सेशन के टूल को इस्तेमाल करती है, जैसे टू स्ट्रेंथन एनामिक एंटरप्राइजेस बाय ग्रांटिंग देम टैक्स एग्जेम्पशंस और अदर कंडीशंस और इंसेंटिव्स फॉर ग्रोथ। जो वीक एंटरप्राइजेस होती हैं, वीक बिजनेसेस होते हैं, जो कि ग्रो नहीं कर पा रहे होते किसी की सपोर्ट के बगैर, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो तो एक दूसरे को सपोर्ट करके अपने बिजनेसेस को ग्रो कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे एक इंडिविजुअल बंदा है वो अपना बिजनेस कैसे ग्रो करे, उसके लिए टैक्स जो है वो टैक्स कलेक्ट करके उनको स्ट्रेंथन करने के लिए उनको इंसेंटिव्स देती है। जैसे आईटी, हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो स्टार्टअप्स हैं उनको उसने एग्जेम्पशन दी हुई हैं, कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं ताकि वो ग्रो करें और इंटरनेशनल लेवल पे जो है हम बिजनेस जनरेट कर सकें। टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन बाय इंक्रीजिंग लोकल इंपोर्ट टैक्सेस, ये तो हम अमूमन सुनते आते हैं कि इंपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ गई, जैसे ये जैपनीज गाड़ियां आई थी। अब लोकल जो बिजनेसेस हैं वो यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से हाई कॉस्ट सफर कर रहे होते हैं, बाहर से गाड़ियां जो है वो सस्ती आ जाती हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उनको कंपेटिटिव करने के लिए उन पे टैक्सेस लगा के लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। एज अ बार्गेन टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज, वो एक्सपोर्ट को बेनिफिट्स देगी, और एक्सपोर्ट को बेनिफिट देने से मुराद है कि एक्सपोर्ट पे जैसे करंटली फाइनल टैक्स रिजीम के 1% टैक्स दिया हुआ है, जो कि
नॉर्मल के अंदर इससे ज़्यादा टैक्स पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो प्राइस है ओवरऑल वो कंपेटिटिव हो जाती है, उसको वो कंट्रोल कर लेती है गवर्नमेंट निगोशिएशंस के लिए, टू काउंटर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन और डिप्रेशन। वो चाहे तो अगर महंगाई बढ़ रही है किसी और वजूहत की वजह से, रिसोर्सेज कम होने की वजह से, तो वो अपने टैक्सेस को कम करके इन्फ्लेशन के इफेक्ट को कम कर सकती है। और डिप्रेशन ये नॉर्मली पाकिस्तान में तो हमने कभी नहीं देखा कि प्राइसेस जो हैं वो कम होती। अगर इस तरह हो कि महंगाई कम हो रही हो, प्राइसेस कम हो रही हो, तो वो फिर उसको उस पर टैक्सेस लगा के उसको काउंटर इफेक्ट कर देती है। टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नेशन वाइड करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है कि लोगों से टैक्सेस, अमीर से ज़्यादा टैक्स और गरीब से कम टैक्स लेके जो है फिर गरीब के ऊपर भी लगाया जाता है। टू प्रमोट साइंस, इन्वेंशन, फाइनेंस, एजुकेशनल एक्टिविटीज और मेंटेन एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को कुछ बेनिफिट्स देगी, टैक्स बेनिफिट्स दे देगी, या उनको कोई और बेनिफिट्स फंड्स दे के, टैक्स के सोर्स में से फंड्स दे के उनको प्रमोट कर सकती है। टू इम्प्लीमेंट लॉ विच एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अमंग वेरियस एलिमेंट्स इन द मार्केट। वो मार्केट को कंट्रोल कर सकती है, कुछ जगह पे इकोनॉमिक फ्री जोन्स बना देती है, कुछ जगह पे टैक्सेस हाई कर देती है। टू डिस्करेज सर्टेन अनडिजायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज, जैसे सिगरेट है, सिगरेट के ऊपर उन्होंने ज्यादा टैक्स लगाया हुआ है, तो इस तरह वो प्रमोट और डिस्करेज भी कर सकती है गवर्नमेंट। अच्छा, अब नीचे एक इलिस्ट्रेशन है, हम उसको करते हैं। टैक्स ऑन सैलरी इनकम, इसका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? यानी कि बहुत, वैसे तो किसी भी चीज के ज्यादा भी हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? सैलरी पे टैक्स लगाने का कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन ही है। एनी अमाउंट ट्रांसफर्ड अदरवाइज देन बैंकिंग चैनल विल बी डीम्ड एज इनकम। ये एक प्रोविजन हम आगे चल के इनकम टैक्स में पढ़ेंगे। वो टैक्स में कहता है कि आपने कैश में ट्रांजैक्शंस कम से कम करनी है। वो कुछ कंडीशंस लगा देता है कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये बैंकिंग चैनल के थ्रू होंगी तो मैं मानूंगा, वरना मैंने आपकी इनकम में ऐड कर देना है वो पेनल्टी के तौर पर। तो उसका मकसद क्या है? बैंकिंग चैनल को प्रमोट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। उसका कोई और मकसद नहीं है कि वो यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना चाह रहा है। ये पर्पज सिर्फ उसका है कि बैंक के थ्रू जो ट्रांजेक्शन होती हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अच्छी होती है। कैश में ट्रांजेक्शन का कोई सबूत नहीं होता। टैक्स ऑन मूवेबल एसेट्स ऑफ द टैक्स पेयर्स। मूवेबल एसेट्स में ज़ाहिर है छोटी चीज़ें नहीं आती, इसमें बड़ी, जैसे गाड़ी, मेजरली गाड़ी और आपके अदर कोई महंगे एसेट्स हैं वो आते हैं इसमें। तो वो जो है अमीर आदमी के पास ही होते हैं, तो उसके लिए उसका तरीका भी ज़ाहिर है अमीरों को टैक्स करना और उससे फिर पूरी नेशन को फायदा देना, वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के समरे में आता है। इसका दूसरा पेज। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हायर टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। इसमें जो, वैसे तो जो इंपोर्ट के ऊपर उन्होंने टैक्सेस लगाए हैं वो रेवेन्यू कलेक्शन का ऑब्जेक्टिव ही हुआ, लेकिन लग्जरी गुड्स के ऊपर हाई टैक्स लगाना उसका मकसद ये है कि रिडक्शन इन इंपोर्ट्स ऑफ अननेसेसरी गुड्स एंड क्रिएट गुड बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब इंपोर्ट्स, आप महंगी चीज़ों का जो की ज़रूरत नहीं है आप करते हैं तो इकोनॉमी हर्ट होती है। पैसा बाहर जा रहा है, चीज़ें मुल्क के अंदर आ रही हैं, तो उससे आपकी ट्रेड भी हर्ट होती है इस वजह से, और मुल्क की इकोनॉमी जो है करेंसी डिवैल्यूएशन भी होती है। तो इसलिए वो जो अननेसेसरी आइटम्स हैं उनको डिस्करेज करने के लिए लग्जरी गुड्स के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाते हैं।
अलाउएबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम इनकम टैक्स में पढ़ेंगे कि टैक्स वाला हमें सिर्फ जो बिजनेस हमारा है, जो हम मैन्युफैक्चरिंग अगर कर रहे हैं, जो हमारा कारोबार है, उसके हवाले से सारे एक्सपेंस देता है। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि उस बिजनेस से हट के एक तीसरी चीज के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, वो हमें स्पेशल अलाउ करता है, तो हम उसको अपने एक्सपेंस में क्लेम करते हैं। वरना वो लॉ हमें जनरल प्रोविजन जो लॉ की है वो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस की करता है। तो वो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक थर्ड चीज की इजाजत इसलिए देता है ताकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें, मुल्क में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। फिर जीरो रेटिंग ऑन एक्सपोर्ट, वो इकोनॉमी के लिए एक्सपोर्ट बेहतर होती है और इंपोर्ट जो है वो बेहतर नहीं होती, इसलिए वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए उसमें सेल्स टैक्स में उसने जीरो टैक्स लगाया है एक्सपोर्ट के ऊपर, और इनकम टैक्स में भी उसको रिड्यूस बेनिफिट दिया हुआ है टैक्स में। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशंस टू अप्रूव इंस्टीट्यूशंस, इसमें जो है वो चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए उस पर हमें बेनिफिट देता है। टैक्स क्रेडिट एक बेनिफिट का नाम है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो वो हमें इसमें बेनिफिट देता है ताकि हम डोनेशन जो हैं वो ज़्यादा करें। टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट हम करें ज़्यादा से ज़्यादा। ज़ाहिर है पब्लिक जो है वो एक पब्लिक कंपनी के अंदर ही, जो लिस्टेड कंपनी है उसके अंदर ही इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है प्रमोट इन्वेस्टमेंट्स इन लिस्टेड कंपनीज, ताकि मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स की तरफ लोग ज़्यादा जाएं और कंजम्पशन जो है कम करें, सेविंग और कंजम्पशन कम करें और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें। टैक्स एग्जेम्पशन टू सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, प्रमोट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ठीक है। तो अब ये जब भी बेनिफिट आएगा ना टैक्स क्रेडिट, जब हम इनकम टैक्स भी पूरा पढ़ लेंगे फिर आपको बेनिफिट्स का भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो हमें सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में हमें देता है। तो वो जब भी किसी को बेनिफिट दे रहा होगा तो उसको प्रमोट करने के लिए दे रहा होगा, और जब ज्यादा ज्यादा टैक्स लगा रहा होगा तो उस चीज को वो डिस्करेज या कंट्रोल करने के लिए कर रहा होगा। जैसे सिगरेट पे सेल्स टैक्स अगर वो ज्यादा लगा रहा है, एफईडी फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी लगा रहा है, तो वो उसको डिस्करेज करना चाह रहा है, और उसका मकसद रेवेन्यू कलेक्शन भी है। तो अगर कोई भी चीज जब हम पूरा टैक्स पढ़ लेंगे उसके बाद अगर आपसे वो पूछता है तो आपने उसको इसी तरह देखना है कि ये बेनिफिट हमें दे रहा है या हमें नुकसान दे रहा है इस चीज पे टैक्स का लॉ, और फिर उसका ऑब्जेक्टिव हमने उस तरह डिटरमिन करना है। ये लास्ट अटेम्प्ट में नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव आए थे आपके, तो ये आपने जो है इसको इस अटेम्प्ट के लिए नहीं लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको प्रैक्टिकल अप्लाई कैसे करना है उस पर्पस के लिए आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। अभी तक कोई क्वेश्चन? सर टैक्स क्रेडिट जिस तरह आपने बताया कि बेनिफिट है, तो सर एग्जाम्पशन भी बेनिफिट होगा जो हाँ लास्ट पॉइंट है। हाँ जी, एग्जाम्पशन टैक्स क्रेडिट जो अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो टैक्स क्रेडिट वो इस तरह देता है कि वो एक रेशो निकाल देता है और रेशो के थ्रू आपको बेनिफिट देता है। टैक्स एग्जाम्पशन तो पूरी की पूरी इनकम को अपने स्कोप से ही बाहर कर देता है, वो 100%, यानी वो एक बड़ा बेनिफिट है टैक्स एग्जाम्पशन जो है। और टैक्स क्रेडिट जो है वो आपको पूरी की पूरी अमाउंट नहीं मिलती लेकिन आपके लाइबिलिटी को कम कर देता है, तो ये भी बेनिफिट है टैक्स एग्जाम्पशन। टैक्स क्रेडिट जो है ये भी बेनिफिट है। अच्छा, आगे वो हमें कुछ एग्जांपल्स बताता है कि टैक्स जो है वो गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल करती है। इन चीज़ों को अगर ये जैसे
ये जो की पॉइंट्स हैं इनको अगर आप हाईलाइट कर लेंगे तो ये है कि जब आपको पेपर में अगर वो क्रैमिंग पूछ भी लेता है अगर आपसे, तो आपको डायरेक्ट आप सीधा पहुंच जाएंगे कि वो ये चीज पूछना चाह रहा है। लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को समझें, वरना वो बीच में ट्रिक डाल देता है कि वो ट्रिक करता है कि इस चीज का वो पूछ ये बेसिकली एग्जांपल्स नहीं रहा होता, वो वैसे ही आपसे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मांग रहा होता है। तो आपको एक्सप्लेन करना है, और अगर आप 7 एग्जांपल इसमें से कुछ दे देंगे उनको 2-3, तो वो अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, अब वो किस तरह डेवलपमेंट जो है, ये बहुत आसान सी बात है कि वो डेवलपमेंट के लिए ही इस्तेमाल करता है। द गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर सम एरियाज एज फ्री जोन, इंडस्ट्रियल जोन एंड इकोनॉमिक जोन। इनकम टैक्स में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट जो है कुछ जो जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं उनको वो टैक्स फ्री जोन्स कह देती। उसमें जो भी आप बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं उसमें आपको 100% टैक्स एग्जेम्पशन होती है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है उन एरियाज को डेवलप करने के लिए। जैसे गवादर है हमारा, गवादर को प्रमोट करने के लिए, वहां पे बिजनेस प्रमोट करने के लिए वो वहां पे गवादर फ्री जोन बनाया हुआ है उन्होंने। उसके बाद टैक्सिंग द रिच एट हायर रेट्स व्हाइल टैक्सिंग, ये जाहिर है वही फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए, कि अमीर आदमी से ज्यादा टैक्स लिया जाता है और गरीब आदमी से कम लिया जाता है। Imposition of high custom duty rates on luxury items. Which are also manufactured in. कस्टम ड्यूटी जो है वो इंपोर्ट पे लगती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। तो वो इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए हाई कस्टम ड्यूटी लगाते हैं लग्जरी आइटम पे, ताकि जो पाकिस्तान के अंदर लोग मेहनत करके मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको प्रमोट किया जाए। टैक्स क्रेडिट्स ऑन डोनेशंस टू प्रमोट वेलफेयर एक्टिविटीज, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल बात है, वेलफेयर एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए। टैक्स एग्जेम्पशंस टू चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजेशंस को वो प्रमोट करने के लिए मुल्क में करते हैं। एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए एग्जेम्पशंस दी हुई हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है उसको प्रमोट करने की। उसमें टैक्स की तरफ से एग्जेम्पशंस हैं काफी ज्यादा हमारे पास एग्रीकल्चर के। अच्छा, ये तो था बेसिक इसके ऑब्जेक्टिव्स टैक्स के। अब कुछ बेसिक रूल्स की तरफ आ जाते हैं। ये जो आपके सब पहली है कैनन्स हैं, बेसिकली रूल्स ऑफ टैक्सेशन। ये आपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, यहाँ पे आप इसको काटा भी लगा सकते हैं। इसको एथिक्स जो हमारा चैप्टर 3 है इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कैनन्स जो हैं ये 4 ये हैं, और इसके अलावा भी 5-6 और भी हैं हमारे पास। इसको इक्वालिटी, 4 कैनन्स हैं, रूल्स हैं टैक्सेशन के, कि ये चीजें मीट होनी चाहिए टैक्सेशन के अंदर। पहला इक्वालिटी, या इसको जैसा कि ऑथर ने एडम स्मिथ ने अपनी बुक में इस्तेमाल किया है, तो इक्विटी, उसने इक्विटी का वर्ड इस्तेमाल किया। ये कैनन कहता है कि आपकी जो टैक्स आपने लगाना है उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। यानी कि इक्वालिटी मींस कि एबिलिटी टू पे, आपकी जो एबिलिटी है, यानी कि गरीब आदमी की एबिलिटी कम है अमीर आदमी की निस्बत, तो आपने रिच पर्सन को हाई टैक्स लगाना है और पुअर पर्सन को लो टैक्स लगाना है।
इस तरह इक्वालिटी आपने रखनी है लोगों में। टैक्स पेमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू इनकम एंड अप्लाइड इक्वली टू ऑल कंसर्न्ड एरियाज। इसमें किसी किस्म की, अनलेस कि आपने प्रमोट वगैरह ना करना हो, एक्सेप्शन है, लेकिन उसके अलावा सब पे जो है ये टैक्स लगना चाहिए, इसमें किसी को छूट नहीं होनी चाहिए और बराबर लगना चाहिए सब पे। सर्टेनिटी, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कब और कितना टैक्स पे करना है, इसमें वीकनेस नहीं होनी चाहिए आपकी। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट should be collected at a time and in a manner convenient to taxpayer। यानी टैक्स पेयर को इतनी ज्यादा हैसल में आपने नहीं डालना। आपने एक, जैसे साल के एंड पे टैक्स ले लेते हैं या विद होल्डिंग का सिस्टम जो रखा हुआ है उन्होंने, वो टैक्स पेयर की कन्वीनियंस के लिए रखा हुआ है और आसान तरीके से आपने कलेक्ट करना है। कैश में कलेक्ट किया जाता है टैक्स में नॉर्मली या बैंकिंग चैनल के थ्रू। इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन यानी कि इकोनॉमिकल होना चाहिए आपका ये पूरा सिस्टम। ये ना हो कि 100 मिलियन कलेक्ट करने के लिए आपने 90 मिलियन जो है उसके ऊपर खर्च कर दिया, तो इन दी एंड नेट रिजल्ट 10 मिलियन आता है, तो इकोनॉमी को 90 मिलियन का तो लॉस हुआ। तो इतने एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए आपकी टैक्सेशन का सिस्टम। आगे चल के इसको हम चैप्टर 3 के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहां से आपने इसको याद नहीं करना, याद हमने आगे से करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्स। ये क्या प्रिंसिपल्स हैं कि टैक्स आपने लगाना किस तरह। तो बेनिफिट प्रिंसिपल, यानी कि जो बंदा जितना बेनिफिट ले रहा है उसके प्रोपोर्शन में आपने उससे टैक्स लेना है। एक सैलरीड बंदा है, वो इकोनॉमी से कितने बेनिफिट्स ले रहा है रादर देन जो एक बिजनेस है, जो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, कॉर्पोरेट बिजनेस जो है वो ज्यादा बेनिफिट ले होता है। इस वजह से आपने जो ज्यादा बेनिफिट्स ले रहा है उसके प्रोपोर्शन में उसको टैक्स करना है। दिस प्रिंसिपल होल्ड दैट द इंडिविजुअल शुड बी टैक्स्ड इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट्स दे रिसीव, benefits they receive from government, and the taxes should be paid by those people who receive the direct benefit from government programs and projects out of taxes paid। ठीक है। दूसरा कहता है एबिलिटी टू पे। ये वही काफी चीजें ना इसमें बार बार रिपीट हो रही होंगी, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से वो देख रहा होगा और बातें काफी रिपीट हो रही होंगी। This principle holds that taxes should relate to person's income or the ability to pay। इसमें की पॉइंट है ability to pay। Those with greater income or wealth who can afford to pay should be taxed। यानी अमीर बंदा जिसकी ability ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स पे करे। The equal distribution principle, income, wealth and transaction may be taxed at fixed percentage। यानी कि ये ना हो कि आप, बेनिफिट प्रिंसिपल सेपरेट चीज है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये है प्रिंसिपल कि आपके जो तमाम लोग हैं उन पे आपने बराबर टैक्स लगाना है। प्रिंसिपल जो हमने कैनन ऑफ इक्वालिटी पढ़ा था, income wealth transaction at a fixed percentage, that is people who earn more and spend more should pay more taxes but not pay a higher rate of taxes। ये इसकी एग्जांपल क्या होगी, फ्लैट रेट, जैसे कि 10% डिविडेंड पे लग जाता है। ये इसके 3 प्रिंसिपल हैं। ये है काइंड्स ऑफ टैक्सेस। इसको मैं थोड़ा लिख के आपको बताता हूं।
फ्लैट टैक्स, हम फिक्स यहाँ पे आपका टैक्स आ गया, यहाँ पे आपकी इनकम, ये 10% है। डिविडेंड इनकम अज्यूम कर रहा हूँ, डिविडेंड इनकम फ्लैट टैक्स। ठीक है जी, यानी कि इनकम आपकी 10 रुपए हो या 1000 रुपए हो, टैक्स का रेट उस पर सेम लगेगा। फिर वो कहता है प्रोग्रेसिव, यानी कि वो जैसे जैसे इनकम बढ़े आपकी वो भी प्रोग्रेस करेगा। इनकम आई और इनकम डी, ये नॉर्मली यही हमारे जो सैलरी इंडिविजुअल्स हैं या एओपी की टैक्सेशन है उस पे यही स्लैब सिस्टम आ रहा होता है कि यानी कि 100 से 100 से 500 की अगर इनकम है, अज्यूम कर रहा हूँ फिगर, तो उस पे 5% टैक्स होगा। जो 500 से अबव 1000 तक है उस पे 10% होगा। जो 1000 से 1500 होगा वो स्लैब्स बना देता है, और हर स्लैब का रेट, हर अगली स्लैब का रेट ज्यादा होता है। और इसके ऑपोजिट रिग्रेसिव टैक्स है। ये ऑपोजिट है। लो और हाई, रिग्रेसिव में उल्टा हो जाएगा, लो इनकम पे हाई टैक्स। सर जी सर ये रिग्रेसिव टैक्स जो है ये तो फिर जो इसका इक्वालिटी का कैनन है उसके अगेंस्ट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बिल्कुल। तो सर ये एप्लीकेबल फिर होता है ये ये रिग्रेसिव टैक्स? ये इस केस में होता है जब आपका फिक्स्ड टैक्स हो, ठीक है, लेकिन उससे इनकम आप ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। रेट अगर फिक्स है, वो अगर आप एक फिक्स अमाउंट है, फिक्स अमाउंट रेट है, अगर आपने 100 रुपीज दिए, एक बंदा उस 100 रुपीज के अगेंस्ट 100 रुपीज ही अर्न कर रहा है और एक बंदा उसके अगेंस्ट 1000 रुपीज अर्न कर रहा है, तो अगर आप परसेंटेज या रेट निकालेंगे, इफेक्टिव रेट, तो जो ज्यादा अर्न कर रहा होगा उसका इफेक्टिव रेट कम आएगा। गॉट माय पॉइंट? यस। तो ये तीन जो हैं टैक्सेस की टाइप है, सिंपल है। पहला फ्लैट रेट है, एक फ्लैट रेट, उसकी एग्जांपल डिविडेंड इनकम है। फिर प्रोग्रेसिव है, इनकम बढ़ती जाएगी, जो कि आप हम अब आगे चल के पढ़ेंगे भी इनकम टैक्स में।
और तीसरा रिग्रेसिव टैक्स है। अच्छा, अब उसके बाद कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं टैक्स की, ये भी आपने याद करनी है। द फॉलोइंग मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन। टैक्स इज एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन, यानी कि ये सब पे हुकूमत ने लगाई हुई है, किसी की अपनी मर्जी नहीं है कि वो वॉलंटरली देना चाहे तो दे दे, जो ना देना चाहे वो ना दे, ऐसा नहीं है। उसने सब पे अपने मर्जी के मुताबिक लगाया है। फोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम सिटीजंस। टैक्स पेमेंट इज नॉट वॉलंटरी इन नेचर एंड इम्पोजिशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द विल ऑफ द पर्सन टैक्स। टैक्स इज जनरली पेबल इन कैश स्लैश बैंक, यानी कि आप This means that payment by checks, promissory or in kind is not accepted. आप कहें कि जी मेरे पास तो ये बकरियां ही हैं, मेरे से बकरियां ले लें, तो वो गवर्नमेंट नहीं लेगी, वो कैश एंड बैंक में डील करती है। टैक्स इज प्रोपोर्शनेट इन कैरेक्टर, वही बात रिपीट हो रही है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस शुड बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। हायर इनकम ऑफ द टैक्स पेयर द बिगर अमाउंट ऑफ टैक्स पेड। अब एक बात पहले उसने किसी और एंगल से डिस्कस की थी, यहाँ पे वो करेक्टरिस्टिक के हवाले से इस बात को बता रहा है। तो अगर वो करेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछता है तो आपने ये पॉइंट्स हैं लिस्ट डाउन कर देने हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीजें आपके पास हैं, डिस्क्रिप्शंस, क्रैम आपने इनको करना है पॉइंट्स को, और अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। टैक्स इज levied to impose collect on income transactions or property। टैक्स जो है आपकी इनकम के ऊपर लगाया जाता है। ट्रांजैक्शंस जैसे सेल्स टैक्स है आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स पे लगाया जाता है, और प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी के ऊपर लगाए जाते हैं। टैक्स इज levied by the state which has jurisdiction over the person or property। जाहिर है जो पाकिस्तान के अंदर एसेट्स हैं या जो लोग रेजिडेंट हैं उनके ऊपर टैक्स लगाएगी जहां तक उसकी जुरिस्डिक्शन है। वो अपने बाहर के लोगों को बैठ के नहीं लगा सकती। बिल्कुल लॉजिकल है बात। टैक्स इज लेविड बाय द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट, means that law must be enacted first by the parliament in Pakistan। लॉ कौन बनाएगा ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, लेकिन टैक्स लॉ का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो हुकूमत है, जो स्टेट है, वो टैक्स कलेक्ट करेगी। कोई आम बंदा जो है वो कलेक्ट नहीं करेगा, अगर करेगा तो वो पत्ता पत्ता कहलाएगा। टैक्स इज लेविड फॉर पर्पस पब्लिक पर्पसेस, किसी खास ग्रुप को पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं होगा, पब्लिक पर्पसेस के लिए गवर्नमेंट जो है वो लगाती है टैक्सेस। अपनी सिटीजन जो अपनी रियाया है उसके लिए टैक्स लगाती है। ये पॉइंट्स जैसे ये पॉइंट्स हैं, याद कर लीजिए। पहले भी हमने प्रिंसिपल्स देखे थे, अब वो थे लेवी ऑफ टैक्सेस। ये है अच्छा टैक्स का निज़ाम हो उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स होंगे। उसका पहला प्रिंसिपल है फिस्कल एडिक्वेसी, यानी कि टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं तो एडिक्वेट तो रेवेन्यू जनरेट उससे होना चाहिए। ये ना हो कि आप सिस्टम लगाएं और उससे आपके मकसद ही पूरे ना हो, तो फिर फायदा क्या होगा आपके। The sources of revenue taken as a whole should be sufficient to meet the expenditure of government, regardless of business, export taxes, trade balances, and problem of economic adjustments।
एक अब जो अगला पॉइंट है उसको अगर नाम देना चाहें हम तो एक और नाम दे सकते हैं, revenues should be capable of expanding or contracting annually in response to variations in public expenditures। इसमें एक पहलू तो ये आ गया कि आप एडिक्वेट रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। दूसरा इसमें इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी का प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होगी तभी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, टैक्सेस मस्ट बी बेस्ड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द सिटीजन टू पे। बिल्कुल सही बात है, लॉजिकल बात है, और हम कुछ चौथी मर्तबा शायद ये इस एंगल से इस चीज को पढ़ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, यानी कि ये जो टैक्स का निज़ाम है वो फिजिबल होना चाहिए टैक्स पेयर्स के लिए। इन अ सक्सेसफुल टैक्स सिस्टम, टैक्स शुड बी क्लियर and plain to taxpayers, capable of enforcement by the educated and well-trained public officials, convenient as to the time, manner of payment, and not unduly burdensome to discourage business activities। हमने पीछे भी पढ़ा था प्रिंसिपल्स में कि टैक्स का निज़ाम जो है वो आसान होना चाहिए, और मुश्किल अगर होगा तो हर बंदा भागेगा। अनफॉर्चुनेटली जैसे पाकिस्तान में थोड़ा सा इसको लोग हर्डल समझते हैं, और यही वजह कि टैक्स बेस के अंदर जो है लोग नहीं आते, क्योंकि वो डिस्करेज हो जाते हैं लोग उसके सिस्टम से। तो टैक्स सिस्टम, अच्छे टैक्स सिस्टम की ये निशानी है कि वो बहुत आसान होता है, लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर एंड प्लेन होता है, यानी कि एक आम बंदा भी जो है वो टैक्स के सिस्टम को समझ सके और उस पर अमल कर सके, उसको कोई कंसल्टेंट्स रखने की जरूरत ना पड़े, इतना कॉम्प्लेक्स ना हो। चौथा, कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स, यानी कि जो गवर्नमेंट के गोल्स हैं, इकोनॉमिक गोल्स हैं या अदर गोल्स हैं, उनके साथ अलाइंड होना चाहिए आपका टैक्स सिस्टम। यानी कि ये ना हो कि गवर्नमेंट कुछ के ऑब्जेक्टिव्स कुछ हैं और टैक्स जो है वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा हो, वो एक्सपोर्ट को जो है एक्सपोर्ट को डिस्करेज कर रहा हो, इंपोर्ट को बेनिफिट्स दे रहा हो, उसको प्रमोट कर रहा हो। यानी कि गवर्नमेंट के जो जितने भी गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसने सेट किए हुए हैं, उनके साथ अलाइन होगा तो एक अच्छा टैक्स का निज़ाम कहलाएगा। ये कुछ इसके बारे में रूल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स से टैक्स के, ये आपसे थ्योरेटिकली ही पूछेगा। अब तक इसमें कोई क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर ये बेनिफिट प्रिंसिपल जो हमने अभी डिस्कस किया था, तो सर इसका थोड़ा सा बताइएगा कि बेनिफिट का क्या यहाँ पे उसने मीनिंग लिया जो गवर्नमेंट से ले सकते हैं। बेनिफिट प्रिंसिपल यानी कि गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट आप पे खर्चे कर रही है या गवर्नमेंट बेनिफिट्स आपको जो दे रही है, जैसे कि आप इसकी अगर सिंपल एग्जांपल रखें, 100% एप्लीकेबल नहीं है बट सिंपल एग्जांपल अगर मैं रखूं, तो सैलरीड पर्सन जो है वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को ज्यादा इस्तेमाल करता है, या एक बिजनेस है, या और बिजनेस में भी अगर मैं
ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रांसपोर्ट बिजनेस इस्तेमाल करूं, तो गवर्नमेंट सड़कें बनाती है और वो अपने बिजनेस में उन सड़कों को इस्तेमाल करता है, तो वो बेनिफिट ज्यादा ले रहा है या सैलरीड पर्सन ज्यादा ले रहा है? जाहिर है जो बिजनेस है वो ज्यादा बेनिफिट्स ले रहा है गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर से, तो इस वजह से सैलरीड पर्सन को उन्होंने कम टैक्स रखा है और बिजनेस को ज्यादा रखा है। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि जिस रेशियो से आप बेनिफिट्स ले रहे हैं गवर्नमेंट्स के हिसाब से, आपके ऊपर टैक्सेस भी उस हिसाब से होने चाहिए। गॉट माय पॉइंट या कोई और एग्जांपल्स भी इसमें? यस सर। ये यस उसके लिए गॉट माय पॉइंट के लिए था या एग्जांपल्स के लिए था? अच्छा, आगे चलें, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो, अच्छा, अब हम डिफरेंट टैक्स लॉज जो हैं उसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। इसमें से आपने सिर्फ इनकम टैक्स हम पढ़ेंगे, इसमें अभी थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे, आगे चल के हमने बहुत डिटेल में इनकम टैक्स को पढ़ना है। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कस्टम ड्यूटी हमने हमारे सिलेबस में टैक्स का पार्ट नहीं है, तो ये आपके लिए इसकी यहाँ पे जो थ्योरी दी गई है वो अच्छे से आपने इसको पढ़ना है। अगर वो पूछेगा कस्टम या एफएडी का, तो वो इधर से ही पूछेगा आपके पास। और आगे सेल्स टैक्स है जो कि हमने बड़ी डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, टैक्सेस को उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक है डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो डायरेक्टली आपकी इनकम से रिलेट कर रहे होते हैं, और इनडायरेक्ट वो होते हैं जो आपकी इंपोर्ट इनडायरेक्टली आप पे टैक्स लगाया जा रहा होता है। यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, जैसे कि कस्टम ड्यूटी है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है, मैन्युफैक्चर पे आपके टैक्स लगेगा, या सप्लाई ऑफ गुड्स पे, तो आपकी इनकम से इनडायरेक्टली रिलेट करा होता है। जाहिर है जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अगर, तो वो इनकम तो अर्न कर रहे होंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स है उस पर इनकम तो होगी, लेकिन वो इनडायरेक्टली टैक्स आप पे लग रहा होता है। और क्योंकि टैक्स सेल्स टैक्स जैसे है वो, क्योंकि मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट होती है, तो अल्टीमेटली लग ऐसे रहा होता है जैसे कि एंड कंज्यूमर पे कर रहा है, बट वो उस इनकम पे लग रही होती है जो कि उसकी कॉस्ट होती है मैन्युफैक्चरर की। अगर आप नहीं पे करेंगे और वो पे करेगा तो वो कॉस्ट इंक्रीज करेगा, बेसिकली उसकी कॉस्ट है। तो इनकम टैक्स में अभी ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है कि इनकम टैक्स में आपकी इनकम्स पे टैक्स लगाएगा वो। इनकम्स कौन कौन सी इनकम्स आपकी हो सकती हैं, उनकी ट्रीटमेंट्स क्या होंगी, उसके लिए उसने आपको 5 हेड्स दे दिए हैं। उसने कहा है कि आपकी इनकम को मैं इन 5 कैटेगरीज के अंदर, इन 5 हेड्स के अंदर क्लासिफाई करूंगा
ये 4 जो हैं इसमें से ये डेफिनेटिव हैं, यानी कि सैलरी को वो डिफाइन करता है कि क्या होगी सैलरी और कब मैं इस इनकम, कौन सी इनकम को मैं सैलरी के अंदर क्लब करूंगा, प्रॉपर्टी को करूंगा, बिजनेस को करूंगा, कैपिटल गेन को। और उसके बाद जो भी बच जाएगा वो आपके अदर सोर्सेज में चला जाएगा। तो इस तरह उसने आपकी इनकम स्ट्रीम्स को 5 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया है। कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है वो भी हम कैपिटल गेन में इसको पढ़ेंगे कि कैपिटल गेन और के अंदर किस तरह उसने इसको कवर किया है। डायरेक्ट टैक्सेस आपके इनकम टैक्स हैं और इनडायरेक्ट के अंदर आपके पास कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी जो है वो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है। जब भी मुल्क से बाहर या मुल्क के अंदर कोई चीज आएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आपके कस्टम ड्यूटी इम्प्लीकेशन होंगी। फेडरल एक्साइज जो है वो बड़ी ही लिमिटेड चीजों पे, लिमिटेड चीजों पे, आइटम्स एंड सर्विसेज पे लगता है। और ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग आपके अप्लाई होता है। Custom duty: goods imported and exported from Pakistan are liable to rates of custom duties as prescribed in Pakistan Custom Tariff. ये लॉ का नाम है। Custom duties in the form of import duties and export duties constitute a major part of total tax receipts. The rate structure of custom duty is determined by a large number of socio-economic factors. यानी कि कस्टम रेट उस पर क्या लगेगा वो सोशल इकोनॉमिक रेट्स आपके डिटरमिन करते हैं। ये बेसिकली इसने तो पैराग्राफ में लिख दी है, आप इसको पॉइंट्स में भी याद कर सकते हैं। ब्रेक कर लें पॉइंट्स को। द रेट ऑफ स्ट्रक्चर इज डिटरमिन्ड बाय लार्ज। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ होगा, the import tariff has been given an industrial bias by keeping the duties on industrial plants and machinery and raw material lower than those on consumer goods. ये आपके 1 2 3 4 4 पॉइंट्स हो गए कस्टम ड्यूटी के हवाले से। अगर वो कस्टम ड्यूटी के आपको कहीं से भी क्वेश्चन करेगा तो वो ज्यादा यहाँ तक कर सकता है। आपके सिलेबस में कस्टम ड्यूटी नहीं है, लेकिन हल्का सा आइडिया आपको होना चाहिए, ओवरव्यू होना चाहिए। फेडरल एक्साइज ड्यूटी: कस्टम ड्यूटी आपके एडवांस लेवल पे भी नहीं है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है आपको एडवांस लेवल पे पढ़नी पड़ती है। उसकी वजह यह है कि कस्टम ड्यूटी जो है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है एफईडी, ये सेल्स टैक्स के साथ मिल जाती है। पढ़ते हैं इसको। फेडरल एक्साइज ड्यूटीज आर लेविड ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स produced or manufactured and services provided or rendered in Pakistan. पहला पॉइंट, एक लिस्ट वो अपने लॉ के अंदर प्रोवाइड कर देता है कि सेल्स टैक्स जैसे है वो तो सारी चीजों पे ही लग जाता है, वो सारे सप्लाईज को, सारे आइटम्स को कवर कर लेता है। लेकिन एफईडी लिस्ट डाउन करता है कौन कौन सी आइटम्स हैं जिसके ऊपर एफईडी लगेगा। On most of the items, FED is charged on the basis of retail price. Some items are, however, charged to duty on the basis of weight or quantity. रिटेल प्राइस क्या होती है हम सेल्स टैक्स में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। रिटेल प्राइस ये होती है जो कि उसकी फाइनल प्राइस होती है। जैसे लेस का चिप्स, जो लेस का पैकेट है, उसकी 10 रुपीज फिक्स कर देता है मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर है वो 10 रुपीज फिक्स कर देगा, वो प्राइस जो है रिटेल प्राइस कहलाएगी। और सारे टैक्सेस जो शुरू से लेके, बेशक मैन्युफैक्चरर ने आगे डीलर को 5 रुपए का दिया है, लेकिन टैक्स जो है वो रिटेल प्राइस पे 10 रुपए पे ही लगेगी। इसको आपने भी जनरल रूल नहीं बताना। सेल्स टैक्स में मैं आपको इसको मजीद डिटेल में बताऊंगा कि रिटेल प्राइस पे किस किस का टैक्स लगेगा।
लॉ डिफाइन करेगा कि किस आइटम पे रिटेल प्राइस पे मैंने टैक्स लेना है आपसे। Some items are, however, charged to duty on the basis of weight or quantity. यानी कि टैक्स जो है वो क्वांटिटी की बेसिस पे भी हो सकता है। 5 kg पे इतना रेट होगा, या इतना वेट होगा, 100 kg का वेट है, उस पर इतना टैक्स होगा। अगर 3 आइटम्स हैं तो 3 आइटम्स के मैं इतने लूंगा, पर आइटम इतना मैं टैक्स लूंगा। लॉ की मर्जी है। Classification of goods is done in accordance with the harmonized commodity discrimination and coding system which is being used all over the world. All exports are liable to 0% FED. ये point. हर एक HS कोड कहलाता है, हार्मोनाइज्ड कोडिंग सिस्टम। वो कोड्स जो हैं वो पूरी दुनिया में सेम होते हैं, क्योंकि दुनिया में कमोडिटीज में मूव करना होता है, तो हर कमोडिटी को एक कोडिंग सिस्टम के तहत कोड अलॉट हुआ होता है। ये कस्टम ड्यूटी के अंदर भी यही कोड्स चलते हैं और FED के अंदर भी यही कोड्स चलते हैं। और आप आगे चल के हम जब एडवांस लेवल पे सर्विसेज, प्रोविंशियल सर्विसेज पढ़ेंगे, तो सर्विसेज को भी हमने कोडिंग दी हुई है। आगे सेल्स टैक्स आ गया हमारा, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओवरव्यू इसका दे देते हैं। सेल्स टैक्स जो है आपके तमाम सप्लाईज के ऊपर और इंपोर्ट के ऊपर सेल्स टैक्स लगता है। जितने भी आप यहाँ सप्लाई करेंगे, जो लॉ डिफाइन करता है सप्लाई को, उस पर नॉर्मली जनरली 17% लगता है। फिर आगे और ये वर्क किस तरह करता है, मैं इधर ही बना देता हूँ। ए जो है वो मैन्युफैक्चरर है, इसने सप्लाई किया बी को कोई भी कमोडिटी एक्स वाई जी, इसको आप डीलर कह लें, ठीक है। इसने इसको 100 रुपीज की सेल की, सेल्स टैक्स कितना लग जाएगा इस पे, 17% के हिसाब से 17 रुपीज, ठीक है। अब ये सेल्स टैक्स बी जो पे कर रहा है ए को, वो ए को थोड़ी जाने, तो सेल्स टैक्स है, गवर्नमेंट का टैक्स है। ए जो है ये अमाउंट जमा करवा देगा गवर्नमेंट को, ये कहलाता है आउटपुट टैक्स। यानी कि जो उसने आउटपुट दी है उसका टैक्स, ये आउटपुट टैक्स आपका कहलाएगा। अब बी ने आगे कंज्यूमर को या किसी और डीलर को सेल कर दी 200 रुपीज की, ठीक है। इस पे कितना टैक्स बनेगा, 34। अब 17 पहले जमा कराया, इसी एक अमाउंट पे इस डीलर ने वैल्यू एडिशन की या नहीं की, आगे 200 की सेल की, 34 में से 17 तो ऑलरेडी जमा करवा चुके हैं गवर्नमेंट को, हर बारी तो जमा नहीं करवाएंगे एक ही गुड के ऊपर। यानी कि इसमें जो 100 का पोर्शन है उस पर तो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, जो बाकी का 100 है उस पर टैक्स नहीं। तो जो हमारा इसका आउटपुट जो है, इसका इनपुट है, इनपुट गुड, इनपुट पे उसका जो टैक्स होगा 17% जो भी होगा, वो इसको एडजस्ट करके, ये बेसिकली ये अमाउंट है, वो इसको एडजस्ट करके जो रिमेनिंग बच जाएगी अमाउंट उसको जमा करा देगा गवर्नमेंट के। ये दूसरे पैराग्राफ के अंदर वो आपको इनपुट आउटपुट टैक्स एडजस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा है। ये यहाँ से आपने कुछ याद वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ब्रीफ सा ओवरव्यू है
सेल्स टैक्स के बारे में, और आगे चल के हम ये सारी प्रोविजंस किस तरह अपने आउटपुट निकलेगा, किस पे 17% लगेगा, किस पे 3% लगेगा, ये सारी चीजें हम जो है अपना जब हम सेल्स टैक्स कवर करेंगे उसमें आपसे पूछ लेगा। तो यहाँ पे हमने जो टैक्सेस हैं हमारे डिफरेंट तरह के, उनकी ओवरव्यू ले लिया। अच्छा, इस चैप्टर में बस अब आगे ये रह गया हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉ। ये वैसे इंटरेस्ट के लिए है, लेकिन ये इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। टैक्स लॉ हिस्ट्री, ये वैसे सारा आपको हिस्ट्री के बारे में बताएगा कि हमारा लॉ कहाँ से ब्रिटिश एम्पायर ने इंट्रोड्यूस कराया था, उसके बाद हम हर साल जो है इसको चेंज करते आ रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन इसके हवाले से, इंट्रोडक्शन डिफरेंट टैक्सेशन या पूरे लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, ग्रुप में भी पूछ सकता है और कल भी पूछ सकता है और पूरे सेशन में कभी भी पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? आज तो हमारी थ्योरी थी, थोड़ा सा बुक रीडिंग और थोड़ा सा बोरिंग हो गया, बट कल से जो है हम लोग इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे शुरू के, बेसिक लेक्चर्स, बेसिक चीज़ें जो हैं, बेसिक डेफिनेशन जो हैं वो अगर मिस हो गई तो फिर आगे चल के ज़रा बाकी चीज़ों को समझने में, आगे अगली चीज़ों को समझने में थोड़ा सा मसला होगा। तो कल से हम जो है चैप्टर 3 जो है, चैप्टर 4 ना स्टार्ट करेंगे। जो उसका चैप्टर 2 और एथिक्स वाला चैप्टर है, ये हम एंड पे इसको कवर करेंगे जब हमारी बाकी चीज़ें हो जाएंगी, या इसको इनकम टैक्स के बाद या सेल्स टैक्स के बाद इसको कवर कर लेंगे। कल हम जो अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 60 से 70 मार्क्स का आता है इनकम टैक्स का, कल से हम वो स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन हो आप ग्रुप में छोड़ दीजिएगा, उसको फिर हम कल लेक्चर में कवर कर लेंगे।